हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। कैसे हैं आप लोग? होपफुली अच्छे होंगे। माय नेम इज़ अंशुमान आर्यन एंड टुडे वी आर गोइंग टू सी सीसैट प्रैक्टिस सीरीज एंड इन दैट वी आर गोइंग टू सी लेक्चर 19। इस सीरीज़ में ऑलरेडी हमने 18 लेक्चर्स में कुछ अच्छे कंसेप्ट्स देखे, फिर इस पर बेस्ड हमने क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस किया और हमने अपना जो प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी है उसको भी थोड़ा सा मॉडिफाई किया है, क्योंकि आपको पता है 19, 20, 21 और 22 के जो सीसैट के पेपर में क्वेश्चंस का लेवल जो है वो थोड़ा सा रेज हो गया है, मतलब अच्छे क्वालिटी के क्वेश्चंस आपको आने लगे। तो हमने भी ये कोशिश किया लास्ट 5 to 6 लेक्चर्स में हमने कैट में आए हुए क्वेश्चंस, जो कि आपका एक MBA का एंट्रेंस एग्जाम होता है, वहाँ पर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, लॉजिकल रीजनिंग, इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन, तीनों का स्टैंडर्ड जो होता है वो सीसैट से थोड़ा सा ज़्यादा रहता है। ठीक है, बहुत ज़्यादा नहीं रहता है लेकिन थोड़ा सा ज़्यादा रहता है। और वहाँ पे अगर आप कैट के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करते हैं तो आपका जो एक फियर होता है ऑफ सीसैट की सीसैट में क्वेश्चंस काफ़ी टफ आ रहे हैं वो चला जाता है। ठीक है, तो इसी कारण हमने जो है कुछ लास्ट लेक्चर्स में कैट के क्वेश्चंस को सॉल्व किया है। अब आज जो है हम लोग फिर से रियलिटी चेक करते हैं और वापस आते हैं सीसैट में आए हुए क्वेश्चंस, कुछ अच्छे क्वेश्चंस जो कि आपके एग्जाम में हो सकते हैं आपको टफ लगे, लेकिन आपको देखना है कि ये सारे क्वेश्चंस आपको एग्जाम में कैसे टैकल करना है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर क्या करना है, इस सीरीज़ ये दिस इज़ अ प्रैक्टिस सीरीज़। प्रैक्टिस सीरीज़ का मतलब क्या होता है कि आप इस वीडियो को अगर देख रहे हैं तो बिल्कुल सिर्फ ऐसे बैठ कर जो है नहीं देखें, अपने साथ एक पेन एंड पेपर लें, जो भी क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आता है आप वीडियो को पॉज करिए, उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिए, फिर देखिए कि आपका जो है आंसर आप भी मैच कर सकते हैं, फाइनली आंसर भी मैच करना है। और फिर देखिए कि आपने जिस प्रोसेस से इस क्वेश्चन को बनाया, क्या वो एग्जाम में आपको उस प्रोसेस से बनाना चाहिए, या फिर जो भी प्रोसेस हम लोग डिस्कस करेंगे वो आपके लिए बेनिफिशियल होगा या नहीं होगा। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हुए चलना है। चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। फर्स्ट क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग मल्टीप्लिकेशन प्रॉब्लम। यहाँ पर एक मल्टीप्लिकेशन प्रॉब्लम दिया हुआ है। बेसिकली दिस इज अ क्वेश्चन ऑफ नंबर सिस्टम। ठीक है, नंबर सिस्टम में भी मल्टीप्लिकेशन का कुछ प्रॉपर्टीज होता है। ठीक है, जैसे कि नंबर के जैसे तो सबसे पहले नंबर का जैसे प्लेसेस होता है, यूनिट प्लेस, टेंस प्लेस, 100 प्लेस, ये आपको पता होना चाहिए। फिर अगर आप किसी नंबर से उसको मल्टीप्लाई करते हैं तो रिजल्टेंट नंबर के यूनिट्स प्लेस पर कौन सा नंबर आता है। बहुत छोटा छोटा चीज़ है जो कि नंबर सिस्टम में हमने देखा है और आपको बस थोड़ा सा लॉजिक अप्लाई करना है, तो इस तरह के क्वेश्चन आप एग्जाम में बना सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग मल्टीप्लिकेशन प्रॉब्लम, पी क्यू इंटू 3 गिव्स आर क्यू क्यू। ठीक है, आपको कुछ ऐसा दिया हुआ है फॉर्मेट नंबर का, एक नंबर है पी क्यू जो है बेसिकली 2 डिजिट नंबर है और पी और क्यू जो है वो सिंगल डिजिट नंबर्स हैं। तो पी क्यू जो है वो एक डबल डिजिट नंबर बन गया जिसके यूनिट्स प्लेस पर क्यू है और टेंस प्लेस पर पी है। अब अगर आप इस नंबर को अगर 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको एक नंबर मिलता है आर क्यू क्यू, जो कि एक 3 डिजिट नंबर है और उसके भी यूनिट्स प्लेस पर जो है वो क्यू ही है। तो आपको यहाँ पर ऑब्जर्व करना है कि जब भी यूनिट प्लेस की बात हो रही है तो यहाँ पर भी क्यू है और यहाँ पर भी क्यू है। तो बताइए कौन सा ऐसा नंबर है जिसको अगर हम लोग 3 से मल्टीप्लाई करें तो वापस से हमें वही डिजिट मिल जाए। पॉसिबिलिटी है, चलिए देखते हैं। 1 से स्टार्ट करते हैं। 1 को अगर आप 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको क्या मिलता है, 3 मिलता है। तो ये 1 तो नहीं हो सकता है, तो ये क्यू जो है वो 1 नहीं हो सकता है। 2 देखें, 2 इंटू 3 जो है वो 6 हो जाता है। 3 इंटू 3 करें तो वो 9 हो जाता है। 4 इंटू 3 करें तो वो 12 हो जाता है, यूनिट्स प्लेस पर 2 है। लेकिन अगर आप 5 को करेंगे, 5 इंटू 3, तो ये आपको कितना अंदर देता है 15, यानी यूनिट प्लेस पर देखिए अगेन 5 आ गया जिसको आप मल्टीप्लाई कर रहे थे 3 से। तो यहाँ पर क्यू का क्या और कोई पॉसिबिलिटी आप करके देख सकते हैं। 6 इंटू 3 18 होता है तो 8 आ गया। अगर 7 करते हैं तो 7 3 21, 1 आ गया। ठीक है, 8 करते हैं तो 4 आ गया और 9 करते हैं तो 7 आ गया। तो कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं बनता है, बस एक पॉसिबिलिटी बनता है क्यू का, तो वो क्या है आपका 5। अगर क्यू हमें पता चल गया कि 5 है तो आपका नंबर किस फॉर्मेट में आ गया, P5 इंटू 3 गिव्स R 5 ये नंबर बन गया आपका। अब आपको क्या डिटरमाइन करना है, P और R। अब देखिए यहाँ पर ये 2 डिजिट नंबर है और इसको आप 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अगर यहाँ पर यूनिट्स प्लेस पर 5 है और 5 इंटू 3 15 होता है तो हम लोग लिखते हैं नंबर 5। ठीक है, 15 है, कैरी ओवर क्या गया है 1। अगर आपका कैरी ओवर 1 जा रहा है तो डेफिनेटली P को कोई ऐसा डिजिट होना होगा जिसको अगर हम लोग 3 से मल्टीप्लाई करें, क्योंकि कैरी ओवर 1 जा रहा है तो वहाँ पर जरूर जो है उसके यूनिट स्पेस पर 4 ही होना चाहिए। वो नंबर जो भी मल्टीप्लाई करके आता है P इंटू 3, वो उसके यूनिट स्पेस पर 4 होना चाहिए, क्योंकि यहाँ से कैरी ओवर 1 जा रहा है जो कि एडअप होके फाइनली यूनिट स्पेस पर 5 ले आएगा, वो जो नंबर आ रहा है P इंटू 3 का। ठीक है, तो यहाँ पर क्या पॉसिबिलिटी हो सकता है P का, चलिए हम लोग देखते हैं। और डेफिनेटली वो जो है 2 मल्टीप्लाई करने पे जो है वो 2 डिजिट नंबर बनना चाहिए, क्योंकि फाइनली जो है आपका 3 डिजिट नंबर है। तो अगर हम लोग करते हैं 8, जैसे 2 डिजिट आपका कहाँ से स्टार्ट होता है, अगर हम लोग करते हैं 4 से।
ठीक है, तो 4 3 ज़ा 12 प्लस 1 नहीं होगा। अगर हम लोग करते हैं 5 5 3 ज़ा 15 वो फिर प्लस 1 नहीं होगा। अगर हम लोग करते हैं 6 3 ज़ा 18 प्लस 1 वो 19 हो जाता है, तो वो भी नहीं होगा। अगर 7 से करते हैं तो 7 3 ज़ा 21 प्लस 1 तो 22 हो जाता है। अगर हम लोग करते हैं 8 3 ज़ा 24 तो प्लस 1 आपका 25 आता है। तो एक पॉसिबिलिटी पी का क्या आ गया आपका कि पी विल बी 8। एक पॉसिबिलिटी क्या, सिर्फ यही पॉसिबिलिटी होगा, क्योंकि 9 भी अगर आप करेंगे तो आपको डिजायर्ड रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर अगर आपका पी का वैल्यू हमारा आ गया 8, क्यू का वैल्यू है हमारा 5, तो आपका फाइनली नंबर क्या है आपका एग्जैक्टली क्योंकि देखिए अगर हम लोग करते हैं यानी आपका नंबर क्या है 85, और 85 को अगर आप 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 15 एंड 255, तो आपका जो आर क्यू क्यू है दैट इज 255। तो आर का वैल्यू कितना हो गया 2। अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछा गया है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पी प्लस आर डिवाइडेड बाय क्यू। तो पी का वैल्यू कितना है हमने देख लिया है 8, आर का वैल्यू 2 है, पी प्लस आर करेंगे कितना हो जाएगा 10, 10 डिवाइडेड बाय क्यू, क्यू का वैल्यू कितना है 5, तो आपका कितना आ जाएगा आंसर 2। तो आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी। ठीक है, क्वेश्चन जो था बस आपको यहां पर देखना था कि कौन सा सेट हो रहा है यहाँ पर। डेफिनेटली एग्जाम में थोड़ा सा डिफिकल्ट लग सकता है, लेकिन अगर आप कूल डाउन करेंगे, एग्जाइटी अगर आपका कम हो जाएगा, तो इस तरह के क्वेश्चन आप एग्जाम में बना सकते हैं। इसको हम लोग टफ में नहीं रखेंगे, इसको हम लोग मॉडरेट में रखेंगे, क्योंकि ये इसमें कुछ कुछ एप्लीकेशन है बस। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगेन सेम क्वेश्चन है ये, जो मतलब आपके सीसैट 2021 में ही आया क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चंस को आपको कैसे सॉल्व करना है, बस थोड़ा सा लॉजिक लगाना है और ये सारे क्वेश्चंस आपसे एग्जाम में बन जाएंगे। यहाँ पर क्या है, कंसिडर द फॉलोइंग एडिशन प्रॉब्लम। यहाँ पर जैसे अभी मल्टीप्लिकेशन प्रॉब्लम दिया हुआ था, यहाँ पर एडिशन प्रॉब्लम क्या है कि 3p प्लस 4p प्लस pp प्लस pp गिव्स RQ2। क्वेश्चन से परेशान नहीं होना है, बिल्कुल नहीं होना है। आपको पता है कि इसमें बस एक लॉजिक लगेगा और ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। यहाँ पर अगेन जो है पी क्यू आर जो है वो डिफरेंट डिजिट है। तो आपको बोल रहा है कि व्हाट इज द अरिथमेटिक मीन। अरिथमेटिक मीन जो है हम लोग बाद में देखेंगे कि क्या होता है, ऑफ सच पॉसिबल सम्स। मतलब ये जो सम है 3p प्लस 4p प्लस pp प्लस pp जो कि RQ2 होता है, तो बेसिकली RQ2 का जो है डिफरेंट वैल्यूज क्या हो सकता है ये हमें डिटरमाइन करना है। जितने भी नंबर्स आएंगे उनका हम लोग अरिथमेटिक मीन ले लेंगे। अब यहाँ पर देखिए क्या है, 3p 4p pp pp गिव्स RQ2। तो यहां पर आप देखिए सब नंबर के यूनिट्स प्लेस पर क्या है p है, सब नंबर के यूनिट्स प्लेस पर आपका p है। ठीक है, तो अगर हम लोग ये सारे नंबर्स को ऐड कर रहे हैं, अगर ऐड करें तो इनके यूनिट्स प्लेस का जो सम होगा वो क्या होना चाहिए, जो कि आपका फाइनली देख रहे हैं 2। तो बताइए ऐसा कौन सा नंबर है जिसको हम लोग 4 बार ऐड करते हैं तो उसका जो सम आता है उसके यूनिट्स प्लेस पर 2 होता है। तो चलिए देखते हैं, 1 को अगर आप 4 बार ऐड करते हैं तो ऑब्वियसली उसके एंड पे जो है, तो अगर ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 4। तो ये p जो है वो 1 नहीं हो सकता। 2 को करते हैं तो 2 इंटू 4 करते हैं बेसिकली, तो वो आ जाएगा 8, यानी यूनिट्स प्लेस पर 8 होगा। अगर हम लोग आगे करते हैं 3 को, तो 3 4 ज़ा 12। हाँ, ये पॉसिबिलिटी हो सकता है कि अगर p जो है वो 3 के बराबर हो जाए, अगर ऐसा कुछ नंबर हो जाए 33, ठीक है, प्लस 43 प्लस 33 प्लस 33, तो ये हमें एक फॉर्मेट दे देगा RQ2 का। और उस केस में क्या आएगा मेरा, देखिए जल्दी से हम लोग सबको सॉल्व कर देते हैं। आपका आ जाएगा, अगर आप देखते हैं यहाँ पर तो जो है इसको सबको ऐड कर देते हैं। 33 तो बेसिकली 99 हो गया आपका, और 99 में 43 ऐड करते हैं तो 12 एंड ये चला गया, यानी 142। यानी एक नंबर RQ2 जो होगा वो कितना हो जाएगा आपका 142। R और Q का वैल्यू कितना हो जाएगा 1 और 4। तो ये एक पॉसिबिलिटी हुआ, इसको हम लोग यहाँ पर रख लेते हैं 142। दूसरा बताइए कुछ पॉसिबिलिटी हो सकता है क्या। 3 हमने देख लिया कंसिडर, 4 को करते हैं 4 टाइम्स तो 16 हो जाता है, 5 को करते हैं तो वो 20 हो जाता है, 6 को करते हैं तो वो 24 हो जाता है, मतलब यूनिट्स प्लेस पर 4 आ जाता है। और हम लोग करते हैं 7 7 4 ज़ा 28, अगेन नहीं आता है। 8 से करते हैं, अगर 8 करते हैं, p का वैल्यू अगर हम लोग 8 ले लेते हैं तो अगेन आपका जो है यूनिट प्लेस पर 2 आ जाएगा, क्योंकि 8 को अगर आप 4 बार ऐड करते हैं तो 32 आता है, तो यूनिट्स प्लेस पर 2 होगा। तो एक पॉसिबिलिटी क्या हो गया आपका 38 प्लस 48 प्लस 88 प्लस 88। ठीक है, तो अगर आप 38 और 48 जोड़ते हैं तो कितना हो गया, ये हो गया आपका 16 कैरी ओवर 1, 86 हो गया, और 86 और ये 88 कितना हो गया आपका, ये हो गया 176। तो 176 प्लस 86 आपका कितना हो जाता है 6 6 12, एंड दिस इज 8 8 16 कैरी ओवर 262, यानी आपका एक नंबर जो है वो 262 है। यही दो पॉसिबिलिटी है। अब आपने 8 देख लिया, 9 में भी ऑब्वियसली नहीं आता, क्योंकि 9 4 ज़ा आपका 36 होता है और यूनिट्स प्लेस पर 6 आ जाता है। तो आपके पास कितने नंबर, मतलब आपका जो 2 नंबर पॉसिबल है RQ2 का वैल्यू के, वो कितना है 142 और 262। अब इसका अरिथमेटिक मीन निकालना है, तो अरिथमेटिक मीन क्या है, इन दोनों को ऐड कर दीजिए, 2 से डिवाइड कर दीजिए। तो 142 प्लस 262 करते हैं तो आपका कितना आता है, ये हो गया 4, 6 4 10 कैरी ओवर 1,
और ये हो गया 404। 404 को अगर आप 2 से डिवाइड करते हैं तो आपका कितना आ जाता है 202। तो आपका सही ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन सी। ठीक है, तो अगेन दिस इज जस्ट अ बेसिक एप्लीकेशन। आपको ध्यान देना है यूनिट्स प्लेस, टेंस प्लेस, ये सब पे क्या रहता है, ये अगर आपको थोड़ा बहुत भी प्रॉपर्टीज पता है, ठीक है, तो भी आपको इस तरह के क्वेश्चंस आपसे बन जाएंगे। अब देखिए यहाँ पर जैसे पीपी दिया हुआ है, तो अगर इसको हम लोग ऐसा क्वेश्चन दिया रहता है कि 3p × 4, ठीक है, और समथिंग आपको ऐसा 3 डिजिट नंबर दिया हुआ है, तो वो डिफरेंट एक क्वेश्चन बन जाता। ठीक है, तो आपको बस ध्यान देना है कि जब आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं और आपको यूनिट्स प्लेस दिया हुआ है, तो आपको यूनिट्स प्लेस ही सिर्फ कंसिडर करना है, बाकी से आपको मतलब नहीं है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन है, दिस इज अगेन हम लोग बोल सकते हैं दिस इज ऑल्सो अ मॉडरेट क्वेश्चन। ठीक है, एग्जाम में हो सकता है आपको ये क्वेश्चन टफ लगे, लेकिन इस तरह के क्वेश्चन आपसे बनना चाहिए, क्योंकि ये जो है बेसिकली एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का क्वेश्चन है। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में हम लोगों को क्या होता है कि हमारे पास टर्म्स होते हैं, ठीक है, हमारे पास टर्म्स होते हैं, उन टर्म्स का कुछ वैल्यूज होता है, कुछ वैल्यूज दिया रहता है, और इनके बीच में जो है कुछ कॉमन डिफरेंस रहता है। कॉमन डिफरेंस मतलब सारे के बीच में जो है वो डिफरेंस सेम रहेगा। अब इसमें दो चीज़ होता है, आपको निकालने दिया जाएगा। एक तो कि आपको निकालने दिया जाएगा कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द टर्म। ठीक है, आपको एक तो an निकालने बोला जाएगा और एक sn निकालने बोला जाएगा। sn मतलब क्या हुआ कि उस टर्म तक का जो है इस AP का सम क्या है, यही दो चीज़ होता है। ठीक है, तो इन सब चीज़ों को जो है हम लोग ऑब्वियसली हमारे लेक्चर्स में ये अच्छे से, बहुत अच्छे से कवर्ड है, लेकिन अगर आपको थोड़ा सा अगर इसके बारे में जानकारी है तो आपसे ये क्वेश्चन बन सकता था। चलिए अब हम लोग देखते हैं एक्चुअली क्वेश्चन क्या। यहाँ पर देखिए क्या है कि आप देखेंगे कि ये एक सीरीज चल रहा है, A फिर AB, पैटर्न ऑब्जर्व करिए, AB फिर ABC है, फिर आपका ABCD है। इसको हम अलग अलग लिख रहे हैं, क्यों आपको बाद में बताएंगे। उसके बाद है ABCDE। तो आप देख रहे हैं क्या हो रहा है कि पहले A है, फिर AB है, फिर ABC है, फिर ABCD है, फिर ABCDE है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, ये जो सीरीज चल रहा है, ये जो अल्फ़ाबेट का सीरीज है, इसको हम लोग ब्रेक डाउन कर सकते हैं छोटे छोटे टर्म्स में। कैसे? देखिए यहाँ पर फर्स्ट टर्म जो है उसमें सिर्फ A है, ठीक है, उसमें सिर्फ A है, एक कैरेक्टर है। दूसरे वाले में AB है, 2 कैरेक्टर है। तो हम लोग इसका वैल्यू लिखते हैं, अगर इस वाले टर्म में सिर्फ एक कैरेक्टर है तो इसका वैल्यू हो गया 1। इसमें अगर 2 कैरेक्टर हैं तो इसका वैल्यू हो गया 2। अगर इसमें 3 कैरेक्टर हैं तो इसमें आ गया आपका वैल्यू 3। अगर इसमें 4 कैरेक्टर हैं तो इसका वैल्यू आ गया 4। इसमें 5 कैरेक्टर्स हैं तो इसका वैल्यू आ गया 5। तो यानी आप देख रहे हैं बेसिकली दिस इज अ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। यहाँ पर जिसमें पहला टर्म 1 है, दूसरा टर्म 2 है, तीसरा टर्म 3 है, चौथा टर्म 4 है, और सबके बीच में कॉमन डिफरेंस कितना है? 1 1 का है। ठीक है, सबसे बेसिक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन जो है वो ये बन चुका है। अब इसमें क्या बोल रहा है कि आपके 100th प्लेस पर मतलब जैसे ये आपका जो है पहले वाले में A है, दूसरे वाले में AB है, तीसरे वाले में ABC, यानी कि फर्स्ट टर्म में मतलब ये जो आप ऐड करेंगे 1 + 2 + 3 + 4 + 5, जो आपका 100th तक मतलब यानी आप पहले आपको डिटरमाइन करना पड़ेगा कि 90th मतलब अगर 99वां टर्म कौन सा है, तो आप बता पाएंगे कि 100th टर्म कौन सा है। तो हमें क्या करना है कि पहले ये देखना है कि ये जो AP का सम है ये 100 के क्लोज कितने नंबर ऑफ टर्म्स पे जाता है। ठीक है, जैसे ऐसे ये सीरीज कैसा चल रहा होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसा टर्म चल रहा होगा, तो इनका सम जो है वो 100 के नियर कब पहुंच जाएगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं, अगर हम मानते हैं कि 11th टर्म तक जाते हैं, ठीक है, 11th टर्म जो होगा उसमें टोटल कितने कैरेक्टर्स होंगे? आपके 11 कैरेक्टर्स होंगे। ठीक है, तो अब 11th टर्म तक टोटल आपके पास लेटर्स कितने होंगे? तो क्या करना है, 1 + 2 + 3 + 4 + 5 अप टू 11 कर देंगे। ठीक है, तो अगर हम लोग करते हैं तो इसका आपको पता है सम क्या होता है। अगर आपको फर्स्ट टर्म पता है और आपको लास्ट टर्म पता है और आपको टोटल नंबर ऑफ टर्म्स भी पता है, जैसे यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो गए 11, तो आप सम कैसे निकाल सकते हैं, n/2 फर्स्ट टर्म, हम लोग लिख रहे हैं फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। ठीक है, इसको करेंगे तो आपको ओवरऑल AP का सम मिल जाएगा। तो यहाँ पर नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, 11 है, हम लोग ने 11 तक कंसिडर किया है, तो 11/2 हो गया, और फर्स्ट टर्म कितना है 1 और लास्ट टर्म कितना है 11, तो कितना हो जाएगा 1 + 11 दैट इज 12। तो करते हैं तो 2 6, तो कितना आ गया 66। नहीं देखिए अब ये आप काफ़ी पीछे हैं, 11th टर्म तक का जो सम ऑफ कैरेक्टर्स है वो कितना है आपका 66 है। ठीक है, तो अब देखिए हमने 11th टर्म तक का टोटल कैरेक्टर जोड़ लिया है। अगर हम लोग 12th टर्म को लेंगे, अगर नेक्स्ट जो होगा वो क्या होगा 12th टर्म होगा। ठीक है, और उसमें कैरेक्टर्स भी कितने होंगे 12, तो यानी 66 में हम लोग और 12 जोड़ देते हैं। ठीक है, तो कितना होता है आपका, आप लोग जो है पहुंच जाएंगे
आपका 78 तक। फिर जो नेक्स्ट टर्म होगा वो 30th जो टर्म होगा उसमें 13 कैरेक्टर्स होंगे, तो हम लोग 13 और जोड़ देते हैं, तो आपका कितना आ जाएगा 91। हाँ देखिए अब जो है आप 100 के क्लोज आ रहे हैं, तो आपने 13th टर्म तक कंसिडर कर लिया है। तो अब जो 14th टर्म होगा डेफिनेटली उसी में ये 100th प्लेस वाला टर्म जो है वो आ जाएगा। तो अब 14th वाले टर्म में हमें सारा 14 कैरेक्टर्स को कंसिडर नहीं करना है, 91 ऑलरेडी हमने 13 टर्म तक देख लिया है। तो अब और कितना चाहिए आपको 9th कैरेक्टर, ठीक है, और 9 कैरेक्टर्स चाहिए। 9 कैरेक्टर्स बेसिकली सब सीक्वेंस में है, तो A B C D E F G H एंड I। तो जो आपका 9th कैरेक्टर जो होगा, ये 14th कैरेक्टर मतलब 14 कैरेक्टर्स वाला जो टर्म है उसका 9th कैरेक्टर जो होगा वो कौन सा होगा I, और ये ओवरऑल कौन से प्लेस पर होगा आपका 100th प्लेस, ठीक है। तो आपका सही ऑप्शन कौन सा हो गया, ऑप्शन सी I, ठीक है। अगेन दिस इज अ क्वेश्चन, यहाँ पर आपको इजी लग सकता है लेकिन वहाँ पर एप्लीकेशन फास्ट करना रहता है, इसी कारण हमने जो है ऑलरेडी थोड़े से टफ क्वेश्चन सॉल्व कर रखे हैं कि ये सारे क्वेश्चंस भी आप एग्जाम में अटेम्प्ट करने का कोशिश कर सकें, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दिस इज अगेन अ क्वेश्चन ऑफ CSAT 2022। देखिए होता क्या है कि ये क्वेश्चन मैंने इसलिए लिया है क्योंकि हमारे एग्जाम में क्या होता है ना कि दिमाग जो है वो कंक्लूजन्स पे जंप करने का कोशिश करता है जल्दी से, विदाउट रीडिंग द क्वेश्चन या फिर विदाउट अप्लाइंग द लॉजिक। दिमाग जो है वो बिल्कुल आंसर के पास जाना चाहता है। तो इस चीज़ में आपसे क्या होता है, कभी कभी UPSC गलती करवा लेता है, जैसे इस क्वेश्चन में CSAT 2022 में बहुत लोगों ने गलती किया है। अब इसमें क्या प्री एजम्पशन लोग ले लेते हैं इसको हम लोग देखेंगे। यहाँ पर क्या है, आपको ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है ऑफ टाइम एंड वर्क, ठीक है। यहाँ पर है 24 men and 12 women कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 30 days, ठीक है। यहाँ पर दिया हुआ है कि एक वर्क है जिसको अगर 24 men और 12 वुमेन करें साथ में मिलके तो वो 30 दिन में कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है। तो हम लोग ऐसा करते हैं कि एक मैन का एक दिन का काम जो है एफिशिएंसी जिसको हम लोग बोलते हैं उसको हम लोग मान लेते हैं M, ठीक है। M बेसिकली क्या हुआ, M यूनिट पर डे, ठीक है। ये जो है मैन काम करता है, और वुमेन जो है वो मान लेते हैं कि W यूनिट पर डे काम करती है, ठीक है। अब ये दोनों क्योंकि यहाँ पर आपके पास 24 मैन है और 12 वुमेन है, तो 24 मैन और 12 वुमेन एक दिन में कितना काम करेंगे। आपका मैन एक दिन में जो है एक मैन M यूनिट करता है, तो 24 मैन कितना करेगा 24 M, और वुमेन जो है वो एक दिन में W करती है, तो 12 वुमेन कितना हो जाएगा आपका 12 W। तो यानी आपका जो है ये हो गया एक दिन का वर्क 24 मैन का और 12 वुमेन का। लेकिन ये कितने दिन तक काम करते हैं 30 डेज। तो यानी हमारा टोटल वर्क जो हम बोले अगर क्वांटिटी वाइज तो वो कितना हो गया 24 M प्लस 12 W, ये हो गया एक दिन का वर्क, और इनटू कर देंगे 30 तो हमें 30 दिन का वर्क पता चल जाएगा, यही हमारा टोटल वर्क है। अब नेक्स्ट केस में क्या बोल रहा है कि इन हाउ मेनी डेज कैन 12 men and 24 women डू द सेम पीस ऑफ वर्क। अगर इसी काम को 12 मैन और 24 वुमेन करें तो वो कितना टाइम लेंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग सेम वही चीज़ करते हैं। अगर 12 मैन और 24 वुमेन काम कर रहे हैं साथ में, तो इनका एक दिन का काम कितना होगा, जल्दी से बताइए। इनका एक दिन का काम होगा 12 M प्लस 24 W, हमने अभी जस्ट देखा जो हमने यहाँ पर किया। और आपको टाइम निकालना है, तो आप टाइम कैसे निकालेंगे, टाइम इज इक्वल टू क्या होता है आपका टोटल वर्क डिवाइडेड बाय एक दिन का वर्क, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आपका टोटल वर्क हमने ऑलरेडी जो है पिछले वाले केस में कैलकुलेट किया हुआ है, तो ये हो गया आपका 24 M प्लस 12 W इंटू 30 मैं अलग से लिख रहा हूँ, और डिवाइडेड बाय आपका हो जाएगा 12 M प्लस 24 W, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जो है आपके ऑप्शंस क्या दिए हुए हैं, 30 डेज बोल रहा है कि एग्जैक्टली अगर ये वाला अगर 12 मैन और 24 वुमेन साथ में काम करते हैं तो भी वो 30 डेज लेंगे। आपका पहला ऑप्शन ये है, तो डेफिनेटली ये तो नहीं होगा, ठीक है। दूसरा क्या है, मोर देन 30 डेज एंड लेस देन 30 डेज, ठीक है। लेस देन 30 डेज और मोर देन 30 डेज यहाँ पर जो है आपको दे दिया गया है, या फिर आपसे बोला गया है कि डेटा इज इनएडिक्वेट टू ड्रॉ एनी कंक्लूजन, ठीक है। अभी जो है हम लोग आपको देखना पड़ेगा कि यहाँ पर आपको ऑप्शंस जो है वो सबसे सुटेबल ऑप्शन क्या होगा। लोग जो है वो जनरली यहाँ पर क्या कंक्लूजन पे पहुंच जाते हैं कि मेन का जनरली एफिशिएंसी जो है वो वुमेन से ज़्यादा होता है। अगर आप हर टाइम ऐसा मानेंगे कि मेन का एफिशिएंसी वुमेन से ज़्यादा होता है, तो फिर उस केस में जो है आपका आंसर गलत आ जाएगा। आपको यहाँ पे एज्यूम का आपको देखना है कि आपको क्वेश्चंस में आपको जो क्वेश्चन में कितने इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है, जितना इन्फॉर्मेशन आपको दिया हुआ है बस आपको उसी से जो है कंक्लूजन्स ड्रॉ करना है। लेकिन आपको यहाँ पे इन्फॉर्मेशन कहीं ऐसा नहीं दिया हुआ है कि मेन का एफिशिएंसी जो है वो वुमेन से ज़्यादा है। तो हमें ये नहीं पता है कि M ज़्यादा है कि W ज़्यादा है। अब फॉर एग्जांपल सोचिए अगर M ज़्यादा होता तो डेफिनेटली 24 M प्लस 12 W जो है वो ज़्यादा हो जाता है 12 M प्लस 24 W से, ठीक है, क्योंकि M जो है वो अगर W से ज़्यादा है तो ये वाला क्वांटिटी क्या होता है, टाइम जो होता है उस केस में जो है वो ग्रेटर देन 30 आ जाता।
अगर जस्ट उल्टा होता कि मेन का एफिशिएंसी वुमेन से कम होता तो ये वाला क्वांटिटी कितना होता, 1 से छोटा होता, यानी टाइम जो है आपका लेस देन 30 डेज आ जाता। तो दोनों केस में हमें नहीं पता है कि मेन और वुमेन जो है वो एफिशिएंसी किसका ज़्यादा है या किसका कम है, तो हम जो है कोई भी लॉजिकल कंक्लूजन यहाँ पर से ड्रॉ नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो या बहुत केस में क्या हो सकता है कि सेम भी हो जाए, ये भी हो सकता है ना कि सेम भी हो जाए, m इज इक्वल टू डब्ल्यू हो जाए, तो m इज इक्वल टू डब्ल्यू केस में क्या होगा कि फिर जो है आपका सेम डे भी हो सकता है, यानी 30 ही दिन लगेगा। तो हमें एफिशिएंसी के बारे में कुछ भी नहीं पता है, लेकिन जस्ट बिकॉज क्योंकि एग्जाम में हमने जो है इतने टेंस सिचुएशन में रहते हैं कि कंक्लूजन्स पे जो है वो ब्रेन पहुंचने का कोशिश करता है, और इस चीज़ में जो है बहुत लोगों ने इसको गलती किया है, बहुत लोगों ने इसका जो है आंसर मार्क किया है सी, क्योंकि सबको लग रहा था कि हो सकता है ज़्यादा हो कम हो, लेकिन किसी ने ये नहीं सोचा कि हो सकता है कि एफिशिएंसी बराबर भी हो जाए, ठीक है। तो इस केस में क्या है, डेटा इज इनएडिक्वेट, आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी। अगेन देखिए क्या होता है कि सी सैट में क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा टफ नहीं आते हैं, और खास करके टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन आपको बहुत लेंदी क्वेश्चन नहीं देगा, लेकिन अगर आपको इस तरह का क्वेश्चन देखने को मिले तो आप एक बार जरूर रुकिए कि इस क्वेश्चन में डिमांड क्या कर रहा है, क्योंकि ये क्वेश्चन ईजी है, और ईजी जब क्वेश्चन पूछता है तो जरूर उसमें कुछ ना कुछ कैच रहता है, उस कैच को अगर आप पकड़ लेंगे तो आप जो है इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इन हाउ मेनी वेज, दिस इज अगेन अ क्वेश्चन ऑफ परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, ये भी किसी साल में आया हुआ क्वेश्चन है। इन हाउ मेनी वेज कैन 10 men कैन बी सीटेड सच दैट द टॉलेस्ट एंड द शॉर्टेस्ट नेवर सिट टुगेदर। यहाँ पर क्या है कि 10 men हैं, 10 आदमी हैं, इनको सीट पे बैठाना है, और इसमें क्या है डेफिनेटली अब 10 आदमी है तो इसमें एक जो होगा वो सबसे टॉल होगा और सबसे जो एक जो होगा वो सबसे शॉर्ट होगा। तो इनका क्या कहना है, ये बोल रहे हैं कि जो ये दोनों जो हैं, जो टॉलेस्ट और जो शॉर्टेस्ट हैं, ये किसी भी अरेंजमेंट में साथ में बैठने नहीं चाहिए, ठीक है। तो अब हम इसे कैसे अरेंज करेंगे, तो हमने ऐसे परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन का बहुत सारा क्वेश्चन सॉल्व किया है, जिसमें हम लोग रिवर्स माइंडसेट से काम करते हैं। रिवर्स माइंडसेट क्या हुआ कि हम ऐसा मान लेते हैं कि जब हमारे पास कोई कंस्ट्रेंट नहीं है, मतलब कोई कहीं भी बैठ सकता है, तो उस केस में अरेंजमेंट क्या होगा, आपके पास 10 पर्सन है, 10 सीट्स हैं, तो कितना हो गया आपका 10 फैक्टोरियल। आपका सिंपल अरेंजमेंट है 10 फैक्टोरियल, अगर आपके पास कोई भी कंस्ट्रेंट नहीं हो। अब हमें क्या है कि हमें सिर्फ वैसे अरेंजमेंट चाहिए जिसमें ये दोनों साथ में ना बैठें, तो हम क्या करते हैं कि पहले हम वैसा सारा अरेंजमेंट निकाल लेते हैं कि जिसमें ये दोनों साथ में बैठेंगे, और उसको इससे माइनस कर देंगे, तो हमें वैसा सारा अरेंजमेंट मिल जाएगा जिसमें दोनों साथ नहीं बैठेंगे, ठीक है। तो अब जैसे अब यहाँ पर क्या है कि हम लोग दोनों जब साथ में बैठेंगे तो हम लोग क्या करते हैं, ये देखिए जो है अरेंज कर देते हैं, कुछ ऐसा ऐसा है, कुछ 10 है, और एक जो है वो टॉलेस्ट है, टी लिख देते हैं, और एक जो है वो शॉर्टेस्ट है। तो टी और एस को अब साथ में बैठना है, तो टी और एस को अगर हम लोग साथ में बैठना है तो टी और एस को हम लोग एक यूनिट मान लेते हैं, मतलब ये दोनों चिपक के रहेंगे, ठीक है। टी और एस एक यूनिट है। इसके अलावा अब आपके पास कितने लोग बचे हैं, 8 पीपल बचे हैं, और ये जो है टी और एस एक यूनिट हो चुके हैं। हम बोले कि भाई हम लोग साथ ही बैठेंगे, जहां बैठेंगे साथ में बैठेंगे, तो ये जो है इनका एक यूनिट बन चुका है, और ये बाकी 8 है। तो अगर एक 8 अलग हो गए और एक ये यूनिट हो गया, यानी टोटल आपके पास कितना हो गया, 9 यूनिट्स, ठीक है। तो अब इनका अरेंजमेंट करेंगे तो कैसे हो जाएगा, सिंपली 9 फैक्टोरियल, 9 कैरेक्टर्स है, 9 प्लेसेस है, ठीक है। 9 प्लेसेस मतलब आप समझिए ये दोनों चेयर है, इन दोनों को एक ही चेयर मान लीजिए, मतलब एक ही साथ बैठेंगे, तो इसको जो है आपके पास टोटल कितना हो गया, ये जहां पे भी जाएंगे इन दोनों को साथ में ही रखना पड़ेगा, तो इसी कारण 8 हो गए और प्लस 1 9, तो यानी कितना हो गया 9 फैक्टोरियल। लेकिन यहाँ पर जो है लोग जनरली गलती कर देते हैं। यहाँ पर ये भी आपको ध्यान देना है कि ये दोनों जो साथ में बैठे हुए हैं, यहाँ पे भी 2% डिफरेंट पर्सन है, टी और एस, ये आपस में भी तो अरेंजमेंट कर सकते हैं ना। जैसे फॉर एग्जांपल सोचिए टी और एस एक बार यहाँ साथ में हमने बैठा दिया, इसको एक बार हम लोग इरेज कर लेते हैं, आपको कोई भी कन्फ्यूजन नहीं रहना चाहिए। जैसे यहाँ पर है, ये देखिए एक अरेंजमेंट है, मैं जैसा बता रहा हूँ, ठीक है, कुछ भी एक अरेंजमेंट है, 10 चेयर्स है, एक जगह जो है टी और एस ने ऐसा अरेंजमेंट कर लिया, ठीक है। बाकी जो है डिफरेंट मैन बैठे हुए हैं, ये दोनों साथ में बैठे हैं। जस्ट इसी अरेंजमेंट को आप ऐसा ही सेम बाकी लोग को सेम रहने दीजिए, एक बार एस इधर चला जाएगा, एक बार टी इधर आ जाएगा, तो हर पॉसिबल डिफरेंट अरेंजमेंट के लिए टी और एस जो है वो आपस में भी चेंज कर सकते हैं ना। तो आपका टोटल पॉसिबल अरेंजमेंट कितना हो गया जिसमें टी और एस साथ में बैठे 9 फैक्टोरियल तो है ही, इनटू क्या कर देंगे 2, क्योंकि हर के लिए 2 पॉसिबिलिटी है, टी और एस आपस में भी चेंज कर सकते हैं, तो वैसा कितना हो गया 9 फैक्टोरियल इंटू 2। तो अब हमें क्या मिल गया है, 9 फैक्टोरियल इंटू 2 जो है हमें ये मिल गया है कि वैसे अरेंजमेंट जिसमें टी और एस साथ में रहेंगे। और 10 फैक्टोरियल क्या था, जिसमें कोई कंस्ट्रेंट नहीं है, टोटल पॉसिबल अरेंजमेंट जो हो सकता है, तो बस इसमें से हम लोग ये माइनस कर देते हैं, तो 10 फैक्टोरियल माइनस 2 इंटू 9 फैक्टोरियल। अब देखिए 10 फैक्टोरियल को आप कैसे लिख सकते हैं, 10 इंटू 9 फैक्टोरियल लिख सकते हैं, और ये हो गया माइनस 2 इंटू 9 फैक्टोरियल, तो यानी कितना हो गया आपका 8 इंटू 9 फैक्टोरियल। तो आपका सही ऑप्शन कौन सा हो गया, आपका हो गया ऑप्शन ए।
ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था और बिल्कुल ये सीसैट के लेवल का ही क्वेश्चन है। इस तरह का क्वेश्चन आपको सीसैट में देखने को मिल सकता है। लेकिन जिन्होंने भी इस सीरीज़ को रिलीजियसली फॉलो किया है, आपको पता है इनिशियल लेक्चर्स में सीसैट 2023 वाले लेक्चर्स में हमने परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन बहुत अच्छे से पढ़ा है। इसके बाद भी आपको पता है थोड़ा सा कंसेप्ट जानना रहता है, लेकिन अगर जो इस सीरीज़ को भी फॉलो किए हैं उनका डेफिनेटली परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन को उनको प्रॉब्लम अब नहीं होना चाहिए। और अगर आपको हो रहा है तो आप दोबारा वो सारे लेक्चर्स देखिए, आपको धीरे धीरे लॉजिक समझ में आने लगेगा। वंस अगर आप लॉजिक समझ जाएंगे तो फिर आपको कैसा भी क्वेश्चन हम अरेंजमेंट कर दें आप इजीली सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो हमने यहाँ पे कुछ अच्छे क्वेश्चन सॉल्व किया जो कि बिल्कुल सीसैट के डिफिकल्टी के लेवल थे। इसी तरह का क्वेश्चन जो है हम लोग टिल प्रीलिम्स आपके लिए लेकर आते रहेंगे, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी बेनिफिशियल होगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक थैंक यू।